तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों आपका हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक जिसको आप कहते हैं, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है जो आपका 2 मई, जी हाँ बच्चों, जो आपका 2 मई 2022 को जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पेपर है आपके 2 मई का जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, उसके लिए। इसका कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 002 है, ठीक है। तो हिंदी इलेक्टिव जिनके पास है वो ये पेपर ज़रूर पूरा देखें, ठीक है। क्वेश्चन विथ आंसर हम आपको करवाते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको जब आप अपना पेपर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इसमें से हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस डिट्टो उठ करके आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। निर्धारित समय जो है आपको टाइम अलाउ किया जाएगा 2 घंटे का, यानी 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है हमारा। और अधिकतम अंक जो होंगे आपके 40 होंगे, यानी 40 नंबर आपको मिलेंगे पेपर को करने के लिए। जो बोर्ड का पेपर आएगा कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी सीरीज होगी एक, उसके बाद सेट लिखा हुआ होगा, कोड नंबर होगा, आपका रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा। इस तरह से बोर्ड का पेपर आता है और यहाँ पर नोट करके कुछ जो है सो कि इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए होंगे, जैसे कि कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 12 क्वेश्चंस है। उसी प्रकार से और देखिए कुछ बातें बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी बोला गया है कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 9 क्वेश्चन है, ये भी आप जांच कर लीजिए। ये हिंदी का पेपर है, अलग अलग पेपर के हिसाब से अलग अलग आपको बातें यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिलेंगी। ये जो पेपर है आपको आपका जो भी पेपर है वो चाहे हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है, ठीक है, 10:30 बजे से शुरू है। आपको मोस्टली पेपर्स जो है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के, तो 15 मिनट पहले यानी कि 10:15 पे आपको पेपर दे दिया जाएगा और 10:30 तक का टाइम मिलेगा आपको। टोटल कितना मिलेगा बच्चों, मैंने आपको बताया 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। कितना मिनट का टाइम मिलेगा बच्चों, 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको पेपर को पढ़ने के लिए। इस 15 मिनट के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, ये जो टाइम मिलेगा आपको, ताकि जो आप अपना पेपर का पैटर्न है वो समझ सके, ठीक है। और आपको पढ़ना क्या क्या है इस 15 मिनट के टाइम में, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस इस पेपर का। तो समझते हैं इस पेपर का जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहा है। अगर आप सामान्य निर्देश समझ गए ना बच्चों, तो आपको आधा पेपर तो पहले ही समझ में आ गया, ये मान के चलिए। क्योंकि मोटा मोटा फॉर्मेट जो होता है ना, वो जनरल इंस्ट्रक्शंस ही हमें बता देता है कि क्या होने वाला है हमारा पेपर के अंदर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए पहले पॉइंट में बताया गया है कि निम्नलिखित निर्देशों को सावधानी पूर्वक हमें पढ़ना है और उनका पालन करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे उनको अच्छे से पढ़ के उनका पालन करना है। उसके बाद बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब लिख के उत्तर देना है आपको। उसके बाद बोला गया है इस प्रश्न पत्र में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 2 खंडों में विभाजित है, यानी कि 2 सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है। और बोला गया है प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको और ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे, तो जो आपको निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड क में, ठीक है, कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन में। जिन बच्चों को नहीं पता, इससे पहले मैंने एक और आपका प्रैक्टिस पेपर करवा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर 2 है हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है आपको। एक रचनात्मक लेख लिखना है आपको, एक इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। रचनात्मक लेख कुछ नहीं होता है, निबंध टाइप में होता है मान के चलिए, ठीक है। आपको अपने अनुसार जो है 150 शब्दों में लिख देना होता है। रचनात्मक के लिए आपको लेख लिखने के लिए 3 यहाँ पर टाइटल दे दिया है, ठीक है, शीर्षक दे दिया है। पहला है आपका कोरोना जागरूकता और सतर्कता ही बचाओ। दूसरा है आपका ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प है। और तीसरा है आपका मेरा विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव, मेरे विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव, ठीक है। तो ये 3 टाइटल है, मैंने आपके लिए लिख के दिखा दिया है कोरोना के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना जागरूकता और सतर्कता ही बचाओ, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस ट्रेंडिंग में है। तो चलिए इसी के ऊपर समझते हैं। देखिए क्या है, कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर के सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है, आपको पता ही है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इत्यादि के लक्षण अब इस वायरस के फैलने से
रोकने के लिए कई प्रकार की सावधानियां बरती जा सकती है। ठीक है, ये वायरस जब होता है ना तो इसके लक्षण कई सारे, बुखार होगा, खांसी होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा। ठीक है, तो ये सारे इसके लक्षण हैं। और उसी हिसाब से ये जो वायरस है, इसको फैलने से रोकने के लिए कई प्रकार की सावधानियां बरती जा सकती है, जैसे कि आपको मास्क पहनकर बाहर निकलना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब चीज करनी है। ठीक है, इसी प्रकार इन्हीं सभी प्रक्रियाओं का पालन करके क्या करना है, हमको कोरोना से जंग जीत सकते हैं। कोरोना वायरस को जो है सो कि जागरूक करने के लिए कई प्रकार के हम लोग स्लोगन भी लिखे गए हैं। कोरोना वायरस जो है उससे हम लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, कि कैसे कोरोना वायरस से हम लोग बच सकते हैं। कई प्रकार के स्लोगन भी है, जैसे कि मैंने लिख दिया आपके लिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है, टीकाकरण ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम कोरोना वायरस से जीत सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको लिखनी है इस प्रकार से। और ये इसकी जो शब्द सीमा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 150 शब्दों में। कितने शब्दों में बच्चों? 150 शब्दों में। और ये क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कि भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक अखबार के संपादक को 120 शब्दों में पत्र आपको लिखना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो एक अथवा में एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, कि पंजाब केसरी जो दैनिक समाचार पत्र में क्या है कि रोजगार के लिए प्रकाशित एक विज्ञापन का संदर्भ देते हुए टाइपिस्ट के रिक्त पद के लिए लगभग 120 जो शब्द है उसमें आपको आवेदन पत्र लिखना है, यानी कि कह सकते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है ना, यानी एक वैकेंसी खाली है, उस वैकेंसी के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है। सॉरी, आगे चलते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, महिलाओं वाले लिखेंगे, ये जो है ना ये वाला, कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है तो इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए। फॉर्मेट इसी तरह से आप पालन कर सकते हैं। पहले आपको लिखना है प्रति, फिर लिखना है संपादक महोदय, दैनिक हिंदुस्तान, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली 110001। ठीक है, ये आपको इतना लिख देना है। उसके बाद विषय लिखना है आपको, महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के संबंध में ये पत्र है हमारा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आप लिख सकते हैं, मान्यवर, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से भारत की जनता का ध्यान महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज के समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते जा रहे अपराध की घटनाओं पर बेहद चिंतित हूं। आए दिन समाचार पत्रों में यह जो है सो कि समाचार चैनलों में बलात्कार आदि जो है सो कि इन सब की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, घटनाएं आती रहती हैं। महिलाओं के प्रति अपराध जो है उसमें जरा भी जो है सो कि खड़ी नहीं दिख रही है। खड़ी मतलब ये खड़ी लिख गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये खड़ी नहीं होगा, ये होगा बच्चों आपका कमी। क्या होगा? कमी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। दिख रही है, दिन पर दिन महिलाओं के प्रति अपराध जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार और पुलिस द्वारा किए जा रहे सारे प्रयास नाकाफी हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई फायदा नहीं हो रहा है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार हमारे सामाजिक पतन की ओर इशारा करते हैं, जहाँ क्या हो रहा है कि स्त्री को हमने एक वस्तु मात्र समझ रखा है और महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इस तरह से आपको लिखना है। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव लिखेंगे ना उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा इसका। यहाँ आप लिख सकते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध में कमी हो, इसके लिए सख्त कानून बनाने के अलावा सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, ताकि लोगों की जो मानसिकता है ना उसको बदला जा सके और समाज में स्त्रियों की क्या कर सके हम लोग, सम्मान की भावना जो है सो कि ये जागृत हो सके। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे आप धन्यवाद। ठीक है, भवदीय मैं जयप्रकाश लिख दिया हूँ, क्योंकि कोई नाम नहीं था तो मैंने ऐसे लिख दिया हूँ। यहाँ पर आप क ख ग भी लिख सकते हैं। उसके बाद दिल्ली लिख देना है, नवीन सहादरा, दिनांक 2 मई 2022 लिख दिया। तो दिनांक की जगह आप जो सो कि अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरह से आपको पेपर जो है सो कि पेपर जो आपका आएगा उसमें पत्र को फॉलो करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर के अंदर आपको पत्र को कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। आई होप कि ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नीचे चलते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक मिनट।
ये आ गए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन का क वाला जो हिस्सा है हमारा, ये क्या पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए यहाँ पर। ये पूछ रहा है कि कहानी के तत्वों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पिछले प्रैक्टिस पेपर में भी हमने जिक्र किया इसके बारे में थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, पहला, कथानक कथा वस्तु, कहानी में प्रारंभ से अंत तक घटने वाली घटनाओं के माध्यम से जो कुछ कहा जाता है उसे कथानक कहते हैं। यह कहानी का मूल आधार होता है। कौन होता है? कथानक या कथा वस्तु। दूसरा है कि पात्र परिचय, चरित्र चित्रण, कहानी के चरित्र द्वारा ही लेखक जो है अपना उद्देश्य स्पष्ट कर समाज को अपना संदेश देते हैं। संवाद, कहानी के संवाद जो होता है वो संक्षिप्त, पात्रनाकुल और रोचक होने चाहिए। ठीक है। भाषा शैली, कहानीकार जो होना चाहिए, भाषा शैली यानी कि किस तरह की भाषा शैली होता है, वो कहानीकार यानी जो कहानी कह रहा है वो अपनी रुचि और परिवेश के अनुसार भाषा शैली जो है सो कि उसका चुनाव कहानी को बोधगम्य बनाता है, तो वो अपने हिसाब से इस भाषा शैली रख सकता है। इस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए पॉइंट्स इसी हिसाब से आप देख सकते हैं, इसी तरह से आपको और भी ये पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नीचे करता हूँ मैं। देखिए, छठा पॉइंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आगे बढ़े तो एक अथवा में क्वेश्चन दे दिया है। अथवा मतलब अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे वाला आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछ रहा है कि कहानी और नाटक में अंतर क्या होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है? कहानी की तरह नाटक भी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। ठीक है, नाटक दृश्य विधा है जिसमें जो है सो कि दर्शकों के सामने जो है सो कि मंच पर प्रस्तुत करना होता है, जबकि कहानी को पाठक द्वारा पढ़ा जाता है। बस इतना ही अंतर है, मेन अंतर की अगर हम बात करें तो। कहानी क्या होता है ना, पाठक जो होता है, कह लीजिए पात्र जो होता है ना, वो कहानी को बोलता है, इस तरह से एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो नाटक होता है ना, वो एक ऐसी विधा है ना जिसको देखा जाता है, वो दृश्य विधा है। ठीक है, यही मेन अंतर है, और बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला इसी का ख पार्ट में, तीसरे का ख पार्ट जो है हमारा, क और ख होगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। कोई भी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हिंदी में, जो पेपर आया है सैंपल पेपर, उसके आधार पर बता रहा हूँ। और ये जो पेपर बनाया है मैंने, पूरा का पूरा जो सैंपल पेपर आपका सीबीएसई जो है उसके द्वारा जो जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो भी हिंदी का कोई भी मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक क पार्ट होगा और एक होगा आपका ख पार्ट। अब देखिए इसमें क और ख होगा ये तो आप समझ गए, लेकिन फर्क ये है कि क वाले में भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि अथवा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ख वाले में भी अथवा आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? यानी कि टोटल एक क्वेश्चन के 4 भाग है, चारों में आप 4 भाग में से, यानी कि 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकले और उनमें से कोई 2 को करना है आपको। ठीक है, इस तरह से आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और ये वाला जो हमारा है ना, इसको देखते हैं। तो देखिए ख में क्या पूछ रहा है हमसे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ख में पूछ रहा है बच्चों कि कहानी के कथानक में द्वंद्व जो है सो कि द्वंद्व का महत्व आपको बताना है। उत्तर देखिए, कहानी के कथानक को आगे बढ़ाने में द्वंद्व बुनियादी महत्व रखता है। कहानी में असहमति, टकराव, घर्षण अथवा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने तथा दो विरोधी तत्वों के टकराव या किसी खोज में आने वाली बाधाओं के कारण द्वंद्व पैदा होता है। इस प्रकार पाठकों के मन में कुतूहल जगाने एवं उत्सुकता जगाने के लिए द्वंद्व विशेष महत्व रखता है। इस तरह से आपको आंसर दे देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में यानी कि जो तीसरे का ख है उसी में आपको एक अथवा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अथवा वही एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि नाटक में समय के बंधन का औचित्य आपको बताना है। सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। जो नाटक होता है ना बच्चों, जैसे कि मान लीजिए
एक स्टोरी है, ठीक है, जो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। तो इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए अभी मैं थोड़ा सा स्टोरी पढ़ दूं, आधा कहानी आज मैं पढ़ दूं और आधा आधा कहानी मैं आपको कल सुनाऊं, ठीक है। लेकिन जो आपका नाटक होता है उसमें क्या होता है कि एक ही बार में 100% आपको नाटक दिखा देना है, 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, या आपको 30 मिनट के अंदर, ठीक है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए होता है? तो जो आपका नाटक होता है ना, नाटक, इसके अंदर क्या होती है, समय का एक सीमा होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई फिल्म देखेंगे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, फिल्म भी क्या है, एक तरह का, ठीक है, एक तरह का नाटक ही है फिल्म, है ना। मान लीजिए एक आप फिल्म देख रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करेंगे कि एक ही बार में भाई मैं वो फिल्म, चाहे वो 1 घंटे की हो या फिर 2 घंटे की हो, निपटा दूं, है ना। कोशिश करेंगे ना एक ही बार में इसको फुल्ली देख लूं मैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आज आपने 1 घंटे का देख लिया और 5 दिन बाद उसको जो है सो कि 1 घंटे का देख रहे हैं, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा नाटक होता है उसमें टाइम की एक सीमा होती है, लेकिन जो कहानी होता है वो उसमें उतना सीमा नहीं होता। अगर आप 5 दिन बाद भी पढ़ेंगे ना उसको तो आपको मोटा मोटा जो है सो कि याद रहेगा, ठीक है। क्या होगा, मोटा मोटा याद हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कहानी के अंदर। तो ध्यान से समझिए कि नाटक में समय के बंधन का औचित्य क्या होता है। इसको देखिए, उत्तर देखेंगे कि साहित्य की अन्य विधाओं को पढ़ने के लिए पाठकों को सुविधा अनुसार कई दिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर रचनाओं को समाप्त करने का विकल्प मिलता है, ठीक है। मैंने बताया आपको पढ़ने वाली विधा के अंदर, परंतु नाटक को क्या होता है ना, दर्शकों के समक्ष एक निश्चित समय अवधि में एक बारगी प्रस्तुत करना होता है। अंततः नाटक में समय का बंधन होता है और एक निश्चित समय सीमा में ही उसे समाप्त हो जाना चाहिए, तभी सही रहता है। ज्यादा लेट लगाएगा ना तो बोरिंग हो जाएगा, कोई देखना पसंद नहीं करेगा उसको। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देने हैं, ठीक है। तो ये जो उत्तर है इनको आपको कितने शब्दों में देना है, 50 शब्दों में, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। चौथे का क जो है इसको समझते हैं। समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, इस शैली पर जो है सो कि प्रकाश डालना है आपको। इसका उत्तर देखिए, समाचार जो है सदैव उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तथ्य होता है, सूचना होता है, अर्थात क्लाइमेक्स को कहानी आदि विधाओं की तरह इसमें सबसे निचले हिस्से में न रख करके सबसे पहले आना होता है, ठीक है। इसे इंट्रो अथवा मुखड़ा भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वाले प्रैक्टिस पेपर में कि जो उल्टा पिरामिड शैली होता है ना, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो होगा हमारा वो फर्स्ट पेज पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, फर्स्ट पेज पे। और सबसे जो है सो कि कह लीजिए कम इंपॉर्टेंट, क्या है, कम इंपॉर्टेंट न्यूज को लास्ट पेज पे रखेंगे, ठीक है। क्यों रखा जाता है ऐसा, ऐसा इसीलिए रखा जाता है, मान लीजिए आप जो है क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। टीवी देखते देखते न्यूज लगाया आपने, ठीक है, न्यूज लगाया तो न्यूज में आप कोशिश करेंगे कि भाई मैं वो न्यूज देखूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो इसीलिए न्यूज में भी वही न्यूज पहले दिखाया जाता है जो दर्शक जो होते हैं ना उनको अट्रैक्ट करे अपनी ओर, ठीक है। क्या करे, दर्शकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो इसीलिए आप मान सकते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली के अंदर मान कह सकते हैं होता ही है कि सबसे महत्वपूर्ण खबर को पहले, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, इस तरह से हमारा चलता है, ठीक है। और अखबारों में भी आप यही देखते होंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है, ये सारा चीज आप पढ़ सकते हैं, इजीली देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ और पूछा गया था इससे जो है इस शैली पर प्रकाश डालना है आपको, किस शैली पर, समाचार जो हमारा किस शैली में लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जिसके अंतर्गत जो है सो कि इसे इंट्रो या मुखड़ा भी कहते हैं और उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखे जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और जिसमें क्या होता है, जिसके अंतर्गत 4 ककार यथा, ठीक है, यहाँ पर 4 ककार आते हैं, वैसे तो 6 ककार होते हैं टोटल, ठीक है। क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, कब, इस तरह से होते हैं 6 ककार, लेकिन इसके अंतर्गत 4 ककारों की बात की गई है, कौन, कहाँ, कब, इस तरह से, क्या, ये सब होता है।
दूसरा भाग जो होता है बॉडी होता है और तीसरे भाग में हम लोग को समापन देखने को मिलता है। दो अन्य ककार क्यों और कैसे का जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बातें करी गई है। उसी प्रकार से आगे अगर हम चलते हैं तो इसी चौथे के क में ही आपको एक अथवा देखने को मिलेगा कि अगर आप ऊपर वाला नहीं कर सकते तो नीचे वाला कीजिए। नीचे वाले में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि विशेष लेखन किसे कहते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका जो है उसको स्पष्ट करना है आपको। तो ध्यान से समझिए विशेष लेखन क्या होता है। विशेष लेखन से तात्पर्य किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर जो है सो कि किया गया या लिखा गया लेख जो है वो समाचार पत्रों में सामान्य खबरों के अतिरिक्त आर्थिक, व्यापार, खेल जगत, प्रौद्योगिकी, कृषि क्षेत्र या विदेशी, पर्यावरण, फिल्म, इन सब पे लिखा जाता है। तो इसे हम लोग कह देते हैं, इन खबरों का विवरण भी होता है। तो ये सब हो जाता है हमारा विशेष लेखन के अंदर, यानी कि एक स्पेशल कैटेगरी बनाई जाती है नॉर्मल से हट करके। ठीक है, जैसे कि खेल है तो खेल के ऊपर ही अलग से बना दिया। ठीक है, उसी प्रकार से बोला गया है कि इन विशेष समाचारों के लिए संवाददाताओं की रुचि एवं विशेषज्ञता के अनुसार उन्हें एक विशेष क्षेत्र में कार्य का अवसर दिया जाता है। वही बताया ना मैंने आपको कि जैसे फाइनेंस है, ठीक है, तो उसमें अलग होगा आदमी। ठीक है, खेल है, स्पोर्ट्स के लिए अलग से एक आदमी बैठा दिया कि भाई तू स्पोर्ट्स की न्यूज़ें छाप खाली, है ना। तो विशेष लेखन मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही सामान्य से हटकर लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है। मोटा मोटा आप इस तरह से समझिए। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसमें एक और आपका यहाँ पे आ गया ख। ठीक है, पहले जो इसका इस क्वेश्चन का जो है सो कि जो क पार्ट था वो हमने देख लिया, क्वेश्चन का क हमने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे ख। ख में पहला देखेंगे और इसका जो ऑप्शन वाला दूसरा होगा इसके दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो देखिए हम लोग ख देखते हैं पहले। तो ख में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए बच्चों कि फीचर किसे कहते हैं। बहुत आसान है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, पाठकों को सूचना देना होता है, शिक्षित करना होता है और मनोरंजन करना होता है। ठीक है, फीचर में क्या होता है, लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। ठीक है, इस तरह से फीचर आप देख सकते हैं। फीचर सदैव क्या होता है, समाचार लिखने की शैली से अलग कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं। इस तरह से और चीजें बताई गई हैं फीचर के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में एक ख में ही एक अथवा में क्वेश्चन दे दिया है आपको। ठीक है, कि अगर आप फीचर वाला नहीं पता आपको तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखिए कि जंक फूड जो होता है इसके दुष्परिणाम पर एक आलेख लिखिए। देखिए बहुत आसान है, जंक फूड वाला तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर देखिए मैंने लिखा है कि अपनी व्यस्ततम जीवन शैली के चलते आज मनुष्य भोजन की नई शैलियों में फंसता जा रहा है, जिसे फास्ट फूड या जंक फूड भी कहते हैं। हमारे देश में अधिकांश बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर ये सब देख रहे हैं कितना खाते हैं। अगर मैं वहीं नीचे चलूँ, ठीक है, नीचे चलूँ और सीधा मैं आपसे बात करूँ कि महानगरों में क्या होता है ना, स्कूल में पढ़ने वाले 60% से अधिक बच्चे फास्ट फूड जो है सो कि इस फूड को मुख्य आहार के रूप में लेते हैं। यानी कि मुख्य आहार हमारा देखा जाए तो क्या होता है, चावल खा सकता है आदमी, ठीक है, चावल खा सकता है, दाल होता है, ठीक है, और रोटी होता है। यही होता है ना आज के टाइम पे मुख्य आहार। तो ठीक है, चावल मान लीजिए आप कम भी खाते हैं तो रोटी तो खाते होंगे, मुख्य आहार के रूप में यही लेते होंगे, है ना, खिचड़ी लेते होंगे, इस तरह से चीजें लेते होंगे। लेकिन आजकल 60% से अधिक बच्चे जो महानगरों में रहते हैं ना वो क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड को ही अपना एक मुख्य आहार बना करके ले रहे हैं। तो कितनी बड़ी जो है सो कि दुविधा की बात है। ठीक है, इस कितना बड़ा चिंता का बात है और कितना ज्यादा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके ऊपर, सरकार को। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम लोग अब वही बातें यहाँ पर बता रहा है कि भारत में, ये देखिए मैं इस चीज को भी बता देता हूँ, भारत में जैसे जैसे विकासशील देशों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है, ठीक है, खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर, दिल की मरीज बढ़ते जा रहे हैं। AQI जो है आज का बच्चों का जो है सो कि बुद्धि उपलब्धि, यानी कि वही AQI जो होता है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, मतलब वो होता है ना, IQ होता है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। AQI तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, IQ जो होता है ना, IQ ये कम होता जा रहा है।
ठीक है। इस प्रकार देखे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जंक फूड जहर के समान है कि नहीं? जाहिर सी बात है भाई, जहर के ही समान है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा जो खंड क है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड ख के अंदर। ठीक है, इसमें देखिए पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तक जो है आपकी अंतरा और अंतराल, इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। पांचों क्वेश्चन की निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं। क में देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। ठीक है, ये जो है आपका इसमें काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। जैसे कि फरही की कोदव वाली सुशाली, ठीक है, मुक्ता प्रसव की सबुक काली। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। तो उत्तर देखते हैं क का। पहले तो इसका हम लोग भाव पक्ष देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसा वृक्ष होता है ना वैसा ही उसका फल उगता है या फल लगता है। कोदो किस्म के धान के पौधों से उत्तम किस्म का चावल पैदा नहीं होता है। कोदो यानी खराब किस्म का। ठीक है, अगर आप पेड़ बबूल का लगाएंगे ना तो एक्सपेक्ट कीजिए कांटे ही मिलेंगे उसके अंदर, आपको उसके अंदर आम का पौधा कह रहा हूँ, आम का फल नहीं मिलने वाला। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। इसी प्रकार जो है सो कि काले जो घोंगे से मोती का जन्म नहीं हो सकता है। काले घोंगे से मोती का जन्म नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो कीचड़ में रहता है। और मोती का जन्म होता है हमारा सीप से, जो कि समुद्र में रहता है। पश्चाताप स्वरूप जो है सो कि भरत अपनी माता केकई को नीच कहकर अपने आप को भी राम के वन गमन और अपनी पिता की मृत्यु का कारण मानते हैं। तो ये सारी आपको भाव पक्ष ऐसे एक्सप्लेन करना है। फिर शिल्प सौंदर्य की अगर हम बात करें तो भाषा अवधि है हमारी, रस करुण है, ठीक है, और छंद है चौपाई, ठीक है, करुण रस हो गया, छंद चौपाई हो गया, अलंकार हमारा हो गया की कोदव में अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अलंकार। गुण हमारा क्या हो गया, माधुर्य गुण हो गया। ठीक है, शब्द हो गया हमारा शक्ति लक्षण शब्द शक्ति। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसी के पांचवें में ही अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ख वाला पार्ट, एक ख वाला क्वेश्चन की आशय आपको स्पष्ट करना है। ये दो पंक्तियां दे दी है, दो लाइनें दे दी है, इसका क्या आशय है वो आपको बताना है। तो देखिए क्या है, पीयूं सो कहेहूं सदे सड़ा ए भवरा एक काग, सो धनी विरहे जरी मुंह तोहिक धुआं हम लाग। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आशय स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका आशय स्पष्ट कर देते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। यहाँ पर उत्तर देखिए, चित्तौड़ की रानी जो है नागमती भंवरे और काग को संबोधित करती हुई कहती है कि हे काग, हे भंवरे, तुम जाकर मेरे पति राजा रत्नसेन को यह संदेश दे दो कि तुम्हारी पत्नी रानी नागमती विरह की अग्नि में जलकर भस्म हो गई है। ठीक है ना, उसके जलने से उत्पन्न हुआ धुआं क्या हो रहा है, हमारे शरीर पर लग गया है, जिससे हमारे शरीर काला हो गया है। इन पंक्तियों में नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो चित्तौड़ की रानी नागमती है ना बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, चित्तौड़ की रानी कौन है, नागमती। वो भंवरे और काग कौए हुए से कह रही है कि भाई जा करके ना, हे काग, ठीक है, हे कौआ, जा करके ना मेरे पति राजा रत्नसेन जी जो है ना उनको ये संदेश दे दो, मैसेज पहुंचा दो कि जो उनकी पत्नी है ना, उनकी वाइफ रानी नागमती जी की बात हो रही है, वो विरह, ठीक है, की अग्नि में जल रही है। ओशी की अग्नि में यानी कि दुख की अग्नि में, उनसे दूरी रहने की अग्नि में जल रही है। ठीक है, एक एक पल उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है काटना। और जलने से जो उत्पन्न हो रहा है धुआं है ना, मतलब जो ये विरह की अग्नि में जो जल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है ना, वो उनके शरीर पर लग रहा है और उनका शरीर क्या हो रहा है, काला हो रहा है। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो ये हो गया आपका शब्द का आशय स्पष्ट करना। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा ग वाला, पांचवे का ग, कि गीतावली जो है उससे संकलित पद राधो एक बार फिर आवो में निहित करुणा और मार्मिकता को स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों उत्तर में कि इन पंक्तियों में अपने प्रिय पुत्र राम की विरह व्यथा झेल रही माता कौशल्या की मार्मिक दशा का अत्यंत करुण चित्रण किया गया है। ठीक है ना, इसी तरह से आप यहाँ पर चीजें देख सकते हैं। जो माता कौशल्या है
वो किस तरह से अपने राम की जो है उनकी विरह व्यथा झेल रही थी, उनसे दूर रहने की चीजें झेल रही थी, तो उनका ही बारे में मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से किसी एक का प्रश्न जैसे कि प्रश्न उत्तर लिखिए और लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है छठे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव के आधार पर राम के स्वभाव की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालने, कई बार ये आता है, ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए राम का जो स्वभाव था वो कैसा था। इस कथन से राम के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। क्या चलता है? राम का स्वभाव अत्यंत विनीत एवं कोमल था। वो हर किसी के प्रति बहुत उदार थे। वे अपनी वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते थे, जिन्होंने अपराध किया ना उस पर भी ये क्रोध नहीं करते थे। कौन? राम। अपने अनुज अपने भाई जो थे भरत पर तो उनकी विशेष कृपा थी। उनके जो भाई थे ना उन पे तो उनकी विशेष कृपा उनको देखने को मिलती है। इसी क्वेश्चन के अंदर एक अथवा देखने को मिलता है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप ये अथवा वाला कर सकते हैं कि कोयल और भंवरे के कलरव का विरहनी नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आपको उत्तर बताना है। तो देखिए कोयल और भंवरों का कलरव सुनकर नायिका अपने हाथों से कानों को बंद कर लेती है और इसका इसका कारण यह है कि कोयल और भंवरे की मदमस्त ध्वनि सुनकर नायिका को आनंद तो आया है, परंतु वह उसकी विरह व्यथा को और बढ़ा देती है और यह विरहांगनी कहीं और उसे जलाकर राख न कर दे, यह सोचकर नायिका अपने कानों को हाथों से बंद कर लेती है, यानी कि उसकी टेंशन और न बढ़ा दे। इसीलिए जो आपकी विरहांगिनी है ना वो क्या करती है? अपने कानों को बंद कर लेती है, वो ये और म्यूजिक नहीं सुनना चाहती। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आ गए बच्चों हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। हमें बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो लिख देते हैं 50 से 60 शब्दों में। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि जहां कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर बताए कि स्वातंत्रोर। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये जो शब्द है ना ये है स्वतंत्र भारत। क्या है? स्वतंत्र भारत, यानी कि इंडिया। यानी कि स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? ठीक है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत जो है हमारा उसमें कह सकते हैं सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक क्या है भाई। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। स्वतंत्र भारत में विकास के नाम पर पश्चिमी सभ्यता का आधुनिकीकरण और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है कि भाई विकास के नाम पे ना प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ और सभ्यता पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जाओ। आज देखिए भारत की सभ्यता लुप्त होने के कगार पे है। भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है शासक वर्ग ने कभी भी प्रगति और विकास के पैमाने में प्रकृति मनुष्य और संस्कृति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी अगर हम बात करें जहां कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर, तो ये रही है कि संस्कृति पे ध्यान नहीं दिया गया शासकों के किसी भी वर्ग के द्वारा, कोई भी शासक आया हो। ठीक है, और संस्कृति के साथ साथ हमारी जो कह सकते हैं कल्चर है और नेचर है प्रकृति है उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बस अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जाओ और प्रकृति का दोहन करते जाओ। यही कारण है ना कि विकास के नाम पर अनेक प्राकृतिक स्थल उजाड़ दिए जाते हैं, संस्कृतियों को नष्ट कर दिया जाता है और परिवारों को उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है और वो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी बन जाते हैं। जब औद्योगिकीकरण के कारण क्या होता है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। इसी के अंदर एक ख क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि लेखक असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है, स्पष्ट आपको ये करना है। तो उत्तर लिख सकते हैं इस प्रकार से कि इस कहानी में लेखक ने शेर को सत्ता की व्यवस्था का प्रतीक बताया है। सत्ता व्यवस्था तभी तक खामोश रहती है जब हम इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। सत्ता की अवज्ञा होते ही व्यवस्था
फुर्रार हो जाती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का भरपूर प्रयास करती है। ठीक है, मतलब वही करने लगती है और लेखक द्वारा शेर की निरंकुश गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर शेर लेखक पर झपट पड़ता है। तो ये यही कह रहा है कि मतलब भाई जब तक तुम गवर्नमेंट के हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तब तक तो सही है, इस पाठ के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही तुम उसके खिलाफ जाओगे भाई वो शेर झपट्टा मार लेगा। जैसे कि लेखक द्वारा शेर की जब निरंकुश गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया ना कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो शेर ने क्या किया, झपट मारा। ठीक है, झपट पड़ता है किस पे, लेखक पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते तुम। ये इस पाठ के आधार पर बताया गया है कि सत्ता जो है ना वो सबसे बड़ी है आज के टाइम पे। उसके बाद आगे चलते हैं तो इसमें ग क्वेश्चन करके भी पूछा गया है कि दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं ना मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जब पेपर कर रहे होंगे ना 2 तारीख को, कब, 2 तारीख 2022, है ना, 2 तारीख 2022 को जब आप पेपर कर रहे होंगे तो मेरी इन्हीं बातों को आप याद कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को याद कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं सारे। तो जो भी पेपर हमारे द्वारा करवाया जा रहा है सारे पेपर जरूर अच्छे से करके जाइए। ठीक है, अभी तो ये जो सैंपल पेपर आया था उसी में से लिया गया है, लेकिन जो है सो कि हम अपनी तरफ से भी आपको बहुत सारे पेपर बना के देंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा देवदास जो है, यहाँ पर 1 मिनट, अब ठीक है। दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करना है आपको। देखिए क्या है, बंगाली साहित्य के जाने माने लेखक कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास, इनका नाम था देवदास। जो आपका बंगाली साहित्य है उसके जाने माने लेखक थे जिनका नाम था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उनका एक जाना माना उपन्यास था जिसका नाम था देवदास। इसकी तर्ज पर ही इस कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास रखा गया। क्यों, क्योंकि यहाँ देवदास शब्द प्रतीकात्मक है। जिस प्रकार देवदास उपन्यास का नायक हीरो होता है, देवदास पारो को पाने के लिए पागलपन की हद तक गुजर जाता है, ठीक वैसे ही संभव भी पारो के लिए पारो की जो एक झलक पाने के लिए ना हर संभव प्रयास करता है। लेखक द्वारा उसे कहानी के शीर्षक के माध्यम से दूसरे देवदास कहना बिल्कुल उचित होगा। ठीक है ना, यानी कि पारो कैसे, वो देख रहे हो ना, जो हर की पौड़ी पे एक झलक पाने के लिए कैसे हर कुछ कर गुजरने को तैयार था। इसीलिए इस कहानी का जो टाइटल रखा गया वो दूसरा देवदास रखा गया। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कीजिए एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बोला जाता है एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि भाई 8वें क्वेश्चन में 4 प्रश्न पूछे गए हैं तो मुझे कोई एक करना है अकॉर्डिंग टू जो आपका लिखा होगा। जैसे इसमें बोला है एक क्वेश्चन, हम जो आपको ऑल यानी कि सारे क्वेश्चन सभी प्रश्न करवा देते हैं ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से वो क्वेश्चन क्या कर सके, लिख सके, अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से जो है सो कि समझिए इस क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है और लगभग 30 से 40 शब्दों में देना है, ध्यान रखिए। तो पहला क्वेश्चन यानी 8वें का क्या पूछ रहा है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, कथन के आधार पर पारो, ठीक है, कि मनोदशा का वर्णन करना है। ठीक है, देखो पारो मन ही मन क्या हो रहा था, संभव से प्रेम कर बैठी थी, हमने चैप्टर में पढ़ा। और प्रेमातुर पारो अपनी मनोकामना पूरी होने पर मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेती है। बोलती है भाई मेरा अगर हो जाएगा ना ये मनोकामना, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो मैं एक और चुनरी चढ़ाऊंगी, कहाँ, मनसा देवी पर। इसके तुरंत बाद पारो का संभव से इस प्रकार फिर से अचानक मिलना पारो को अपनी मनोकामना पूरी होने की और एक सकारात्मक कदम लगता है। अगर दोबारा जब मिल जाते हैं तो लगता है कि हाँ लगभग मेरी मनोकामना पूरी हो गई। वह स्वयं को भाग्यशाली समझती है क्योंकि देवी माँ ने उसे उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी कर दी। ठीक है, देवी माँ ने क्या किया, उसकी जो मनोकामना थी वो इतनी जल्दी पूरी कर दी, इसलिए वो स्वयं को भाग्यशाली समझती है, लकी समझती है। इसीलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर हमने पारो की जो मनोदशा थी उसका वर्णन कर दिया। इसी 8वें क्वेश्चन में आपको एक और देखने को मिलेगा अथवा में, ये रहा क्वेश्चन, ये वाला कि ख वाला है कि मजदूरों को 4 हाथ न लगा पाने पर
मिल मालिकों ने क्या उपाय निकाला। ठीक है, मजदूरों को 4 हाथ न लगा पाने पर जैसे कि मिल मालिकों ने क्या उपाय निकाला, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मिल मालिकों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के बड़े बड़े विद्वानों को मोटी तनख्वाह पर क्या किया, रख लिया और मजदूरों के कटे हुए हाथ, लकड़ी के हाथ तथा लोहे के हाथ जो है लगाने का पूरा प्रयास किया, परंतु इन सब से कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में मजदूर मर गए और मजदूरों के हाथ जो है 4 हाथ ना लगा पाने पर मिल मालिकों ने मजदूरों की मजदूरी को आधा करके अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। लास्ट में मजदूर ही मर जाता है और मिल मालिक अपना बल्ले बल्ले हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना था बच्चों, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना था, तो आप इस तरह से कर सकते थे। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को, ध्यान रखिएगा 2 प्रश्नों को आपको क्या करना है, 30 से 40 शब्दों में लिखना है। 9वें क्वेश्चन में 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो देखिए 9वें का क क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि विषकोहर की माटी पाठ के आधार पर गर्मी और लू से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन हमें करना है या विवरण दीजिए। बहुत आसान है। देखिए, गर्मी और लू से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय धोती या कमीज में क्या करना चाहिए, प्याज की गांठ बांध ली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या करना चाहिए, कच्चे आम को भूनकर उसमें गुड़ या चीनी मिलाकर पन्ना बनाकर शरबत पीते हैं। ठीक है, इससे कभी कभी सिर भी धोया जाता है। तो कच्चा आम को क्या करते हैं, पका उका लेते हैं और उसका शरबत बना के पी लेते हैं, इससे कभी सर भी धो लो तो लू नहीं लगता है। गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है ना, उसको लू बोलते हैं। ठीक है, और ये लू एक बार किसी आदमी को लग गया ना, तो भाई बल्ले बल्ले है उसकी, तो बल्ले बल्ले मतलब बहुत खतरनाक होता है ये। अब इसी का 9वें का ख है। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने थे, याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है 30 से 40 शब्दों में। ठीक है, इसी का ख है कि आज के इंजीनियरों की सोच यह है कि वे पानी का प्रबंध करना पहले से बेहतर जानते हैं, क्या ऐसा मानना ठीक है। ठीक है, आज के इंजीनियर जो है उनका ये मानना ठीक है या नहीं है, तो उसके बारे में देखते हैं। यह महज एक गलतफहमी है। ये क्या है, महज एक गलतफहमी है। रिनेशा से बहुत पहले राजा विक्रमादित्य, भोज और मुझ आदि ने भविष्य में जल संकट की समस्या को भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने जो है सो कि वर्षा जल का समुचित संरक्षण करने के लिए बड़े बड़े तालाब, बावड़ियां और कुएं बनवाए। परंतु आज क्या होता है ना, तथाकथित बोला गया है कि होशियार इंजीनियरों ने क्या किया, तालाब को गाद से भर दिया भाई, नदियों नालों के जल को दूषित करते जा रहे हैं कि भाई ये सब से कोई मतलब नहीं है, बिल्डिंग बनाते जाओ। लेकिन पहले के इंजीनियर ज्यादा चालाक थे कि भाई उनको पता था आगे चल के जल का संकट आएगा, इसीलिए पहले ही तालाब खोदो, नदी ज्यादा साफ रखो, कुएं खोदो। लेकिन आज के टाइम पे सब इस लोगों को भरते जा रहे हैं, जिस कारण से जल का समस्या और ज्यादा उत्पन्न होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ग वाला, कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। जो नदियां हैं ना, उनको गंदे पानी की क्या बना रही है, नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश से 5 ही इंच ज्यादा बारिश गिरी और इतने में ही नदी, नाले, तालाब, बावड़ियां और कुएं चैतन्य हो गए। ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं और इस पाठ के लेखक कौन है। बहुत आसान है। प्रस्तुत पंक्तियां लेखक प्रभास जोशी द्वारा लिया गया है। लिखित पाठ अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में से ली गई है और मालवा की अतीत और वर्तमान में घटित मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर पर्यावरण संकट पर चिंता अभिव्यक्त की गई है। ठीक है, तो इस तरह से 30 से 40 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, हिंदी ऐच्छिक का पेपर। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद क्या कीजिएगा, आप मतलब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो, तो इम्पोर्टेंट लगता है तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे आपको क्लिक करना है ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस डले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतने बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।